लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट में कितने तरह की हो सकती है। इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वो जो अनसर्टेनिटीज जिनकी हमने बात की थी उनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी जब हमें कोई प्रॉब्लम दिया हो तो हम फार्मूलाज को यूज करके अनसर्टेनिटीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन जनरल हमारे पास तीन तरह के फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं या तीन तरह की अनसर्टेनिटीज हैं जो अमूमी तौर पे पूछी जाती हैं। और उनके जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जो पहली तरह की अनसर्टेनिटी है वो ये है कि जब आपके पास दो क्वांटिटीज गिवन हो, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी एक्स और क्वांटिटी वाई आपके पास गिवन है और ये इक्वल हैं किसी क्वांटिटी जेड के जो सम बनाती है उन दोनों का या डिफरेंस बनाती है। तो इस केस में ये जो उनका सम है या डिफरेंस है जेड, उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी उसका फार्मूला ये वाला है। ये फार्मूला अगर आप देखें तो ये एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला है, यानी ये जो डेल्टा जेड है, डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई है, ये जेड एक्स और वाई में एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनका जो रिजल्ट होता है उसमें टोटल अनसर्टेनिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल क्वांटिटीज की यानी एक्स और वाई की जो एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसको ऐड करते हैं। ये पहली तरह की अनसर्टेनिटी है। जो दूसरी तरह की अनसर्टेनिटी है वो उस तरह के प्रॉब्लम्स में यूज होती है जहां पे हमारे पास दो क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर डिवाइड हो रही हो, जैसा कि ये इसमें मैंने दिखाया है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी एक्स और क्वांटिटी वाई, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वांटिटी जेड के बराबर आते हैं इनका जो टोटल रिजल्ट है। या फिर हमारे पास क्वांटिटी एक्स और क्वांटिटी वाई डिवाइड होती हैं और उनका जो रिजल्ट आता है वो क्वांटिटी जेड के बराबर आता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो फाइनल रिजल्ट है यानी जो क्वांटिटी जेड हमने कैलकुलेट किया है उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, और ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव अनसर्टेनिटी का फार्मूला है। तो इस केस में हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी फाइनल रिजल्ट में उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। और एक दफा हमारे पास डेल्टा जेड बाई जेड आ जाएगा तो फिर हम यहाँ से डेल्टा जेड यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा रूल ये है कि जब हमारे पास क्वांटिटीज ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर वो डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर उस केस में हम रिलेटिव अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। और फाइनली जो एक और फॉर्म हमारे पास आती है वो ये होती है कि जब हमारे पास कोई क्वांटिटी जो है वो पावर की फॉर्म में आ रही हो। जैसे मैंने ये दिखाया कि हमारे पास कोई क्वांटिटी एक्स गिवन है लेकिन उस क्वांटिटी की कोई पावर भी है, पावर एन, ठीक है, और ये जेड के बराबर है। तो जेड के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पावर है उसकी एब्सल्यूट वैल्यू को स्टार्ट में ले आएंगे। याद रखें ये एब्सल्यूट वैल्यू है, इट मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे पावर माइनस एन भी होती तो फिर भी यहाँ पे प्लस एन ही आता। और उसके बाद डेल्टा एक्स के अंदर जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड। ये है डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड। तो इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इन तीनों प्रोसेस के रिलेटेड तीन एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूँ जिससे हमें पता चल सके कि एक्चुअली कैसे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें फर्ज करें कि हमारे पास लेंथ और विड्थ दी हुई है एक रेक्टेंगल की। लेट द लेंथ एंड width of the rectangle of a rectangle P। लेंथ जो है लेट से वो है 11 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एंड width is 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। Then find the uncertainty in its perimeter।
ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एग्जांपल में मैं जो ऊपर एक्स और वाई की फॉर्म में बात कर रहा था फिजिकल क्वांटिटीज की, अब इस एग्जांपल में हमारे पास वो एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं। लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, विड्थ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जो पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगल का वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी हुई है ये वाली, और ये विड्थ दी हुई है। सही है, तो हम इनको अगर लिख लें तो लेंथ है, लेट एल बी लेंथ, देन लेंथ इज 11 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि जब इनको इस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस माइनस डेल्टा एल इक्वल्स 11 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो 11 है वो मेजर्ड वैल्यू है लेंथ की, और जो 0.1 है वो उसमें अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा एल है। और विड्थ जो हमें दी हुई है डब्ल्यू, वो बराबर है 6 + -0.1 सेंटीमीटर। और ये भी असल में हमारे पास क्या है, डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो हमारे पास डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यूज हैं। हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको याद हो तो पेरीमीटर का फार्मूला सिंपल होता है। पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का उसकी टोटल साइड्स का सम होता है। यानी अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और ये भी इसकी लेंथ है, ये साइड उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी लेंथ को, और ये विड्थ को, और ये विड्थ को, तो जो पेरीमीटर होता है ये इन सारी जो साइड्स हैं इनका सम होता है। यानी जो पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला आता है P इक्वल्स, वो क्या होता है, L+L+W+W, जो कि है 2 टाइम्स L+W। तो ये पेरीमीटर का फार्मूला है। ठीक है, तो अब अगर हमें P प्लस डेल्टा P कैलकुलेट करना है या सिर्फ डेल्टा P कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हम इधर से P कैलकुलेट कर सकते हैं कि पेरीमीटर कितना होगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास 11 है, प्लस विड्थ की वैल्यू 6 है। तो ये बन जाएगा 6 + 11 17 × 2 34। तो पेरीमीटर जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो 34 है। अब हमने इसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब डेल्टा जेड जो है वो ऑफ कोर्स डेल्टा पी बन गया है। तो जो अनसर्टेनिटी आएगी इसमें डेल्टा पी, वो किसके इक्वल आएगी, डेल्टा एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और इसके साथ आएगा हमारे पास 2। क्यों 2 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है पेरीमीटर का उसमें 2 आ रहा है। या फिर इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि इसको डेल्टा एल करें, इसको डेल्टा एल करें, तो 2 टाइम्स डेल्टा एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू, तो ये 2 टाइम्स साथ वैसे ही आएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो 2 इंटू डेल्टा एल की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली 0.1 सेंटीमीटर, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू भी 0.1 सेंटीमीटर थी। तो ये बन जाएगा 0.1 प्लस 0.1। तो 2 इंटू 0.2, तो जो डेल्टा पी है यहाँ से वो इक्वल आएगा 2 इंटू 0.2, 0.4 सेंटीमीटर। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, P प्लस माइनस डेल्टा P इक्वल्स 34 ± 0.4 सेंटीमीटर। तो अब देखें कि हमने जो इन जनरल एक्स और वाई फिजिकल क्वांटिटीज की बात की थी, उनको हमने एक रियल प्रॉब्लम के लिए कैसे इस्तेमाल किया है, जिसमें सारी क्वांटिटीज हैं जो एक्स वाई और जेड था, जिसको हमने जस्ट नाम दिया था अपनी मर्जी के से, अब वो लेंथ विड्थ और पेरीमीटर में चेंज हो गई हैं। चलिए इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, और ये एग्जांपल लेते हैं हम डिवीजन या सब्ट्रैक्शन के लिए। और उसमें फर्ज करें कि हमारे पास इसमें आपको याद होगा, या फिर आप बल्कि आपने पढ़ लिया होगा ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, आ, जो करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। यानी ओहम्स लॉ हमारे पास होता है V इक्वल्स वोल्टेज इक्वल्स करंट I टाइम्स रेजिस्टेंस R। अब अगर आपको इनमें से कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन हो तो आप तीसरी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
और उसमें अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, और मैं यही करने वाला हूँ। फर्ज करो कि हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें है लेट वी इक्वल्स 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, यानी वोल्टेज हमें गिवन है। ये वाला जो V है ये वोल्ट है, ठीक है। ये वाला जो V है ये वोल्टेज है, ये V जो है ये यूनिट है इसका। तो हमें वोल्टेज गिवन है और हमें करंट भी गिवन है कि लेट V इक्वल्स दिस एंड करंट भी इक्वल्स 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। तो हमें वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है, तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन है कि आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। हमने फाइंड करना है, फाइंड आर एंड डेल्टा आर, यानी हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और उस रेजिस्टेंस के अंदर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, और अपने फाइनल रिजल्ट को हमने इसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में हमने ये पेरीमीटर का रिजल्ट लिखा था, क्योंकि यही स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी रिजल्ट को प्रेजेंट करने का मैथमेटिकली। तो रेजिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला इधर से हम अखज कर सकते हैं इस फार्मूला से, तो आर किसके बराबर आ जाएगा, वी डिवाइड बाई आर के। तो हमारा सोल्यूशन जो है यहाँ पे आर किसके बराबर आएगा, वी डिवाइड बाई आई के। जी, तो ये वी डिवाइड बाई आई जो है ये आर है, और वी और आई की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। वी जो है वो 5.2 वोल्ट है, और करंट जो है वो है 0.84 एम्पेयर। तो इनके यूनिट जो हैं वोल्ट डिवाइड बाई एम्पेयर आ जाएंगे। ये यूनिट्स हैं, इनको मैं ब्रैकेट्स में लिख लूँ और इनको मैं ये ब्रैकेट में लिख लिया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5.2 डिवाइड बाई 0.84 ये हमें रिजल्ट देता है 6.19। तो 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है। अब हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा आर, और आपको मैं याद करा दूं कि हमने जो फार्मूला लिखा था इस केस के लिए, जब हमारे पास डिवीजन हो रही हो या मल्टीप्लीकेशन, इस केस में हमारे पास डिवीजन है, ठीक है। जो Z है ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है अब हमारे सिनेरियो में, X जो है वो वोल्टेज को, और I जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी रेजिस्टेंस के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, यानी रेजिस्टेंस के अंदर मौजूद अनसर्टेनिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इस फार्मूले से डेल्टा आर डिवाइड बाई आर इक्वल्स डेल्टा वी डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा आई डिवाइड बाई आई। तो हमने डेल्टा वी और वी की वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा वी जो है ये वाला है जो वोल्टेज में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और ये है 0.1 डिवाइडेड बाई 5.2 प्लस जो करंट में अनसर्टेनिटी है वो 0.05 है डिवाइड बाई 0.84, ठीक है। और ये इक्वल आता है हमारे पास, इस सब को आप अगर कैलकुलेट करें तो ये आता है 0.078, 0.078, ठीक है। और इसके यूनिट नहीं होंगे क्योंकि जो चीज हम कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं वो डेल्टा आर बाई आर है। तो न्यूमिनेटर में भी रेजिस्टेंस है, डिनोमिनेटर में भी रेजिस्टेंस है, तो इस क्वांटिटी के यूनिट्स नहीं होंगे। अच्छा, ये तो आ गई इसकी रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगर तो क्वेश्चन ये कहे कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें तो आपने इधर रुक जाना है, आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये डेल्टा आर होती है। तो उस केस के लिए आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप दोनों साइड्स को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा आर, और राइट साइड पे 0.078 मल्टीप्लाइड बाई आर, और आर की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली कैलकुलेट कर चुके हैं जो है 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर। और यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा आर की वैल्यू है वो आती है 0.48 वोल्ट पर एम्पेयर। अब जरा गौर करें कि डेल्टा आर के यूनिट्स हैं हमारे पास, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, आई मीन फिजिकल क्वांटिटी तो रेजिस्टेंस है ही।
तो लेकिन डेल्टा आर बाई आर जो है उसके यूनिट्स नहीं है, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो ये आप यूं कह सकते हैं कि यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 0.48। अब हमने लिखना है जी टोटल, अपना आंसर देना है इस फॉर्म में जो हम हमेशा से देते हैं, यानी हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में देना है, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो इस फॉर्म में हम देंगे तो आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 6.19, प्लस माइनस डेल्टा आर की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 0.48, और इनके यूनिट हैं वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है, ये हमारा जवाब है। लेकिन एक लम्हे के लिए यहाँ रुके, क्योंकि एक चीज हमें अभी भी चेक करनी है, और वो एक चीज है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर हम देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या थे कि जो गिवन डेटा है उनमें हमने वो क्वांटिटी लेनी है जिसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो अगर आप डेल्टा आर करंट में देखें तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0 और 5। और अगर आप वोल्टेज में देखें तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। तो वोल्टेज में लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी वोल्टेज की में जो अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी आनी चाहिए वो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, यानी उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? दो। तो हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करके एक बनाना है। तो जब आप 0.48 को राउंड ऑफ करते हैं तो वो क्या बनेगा? 0.5। तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 6.19 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट पर एम्पेयर। और ये हमारी है जी रेजिस्टेंस और उसमें अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये एक डिवीजन का प्रॉब्लम था। फाइनली में एक प्रॉब्लम और करना है अब मैंने, और वो प्रॉब्लम है पावर का, कि जब हमारे पास पावर आ रही हो क्वेश्चन के अंदर किसी क्वांटिटी की, तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल 3, जो हमारे इन तीनों जो हमने तीन तरह की अनसर्टेनिटी देखी है उसको सम अप कर देगी। और उस केस में मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ हो किसी भी सफेयर का, तो आप उस सफेयर का वॉल्यूम और वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जब भी अनसर्टेनिटी की बात होगी तो आप, इसका मतलब है कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ही कैलकुलेट करनी है। लेकिन एक दफा आपके पास एब्सोल्यूट आ गई तो फ्रैक्शनल कैलकुलेट करना आसान होता है, या हो सकता है कि आप जब एब्सोल्यूट कैलकुलेट कर रहे हो तो फ्रैक्शनल पहले कैलकुलेट करें और एब्सोल्यूट बाद में कैलकुलेट करें। जैसे इस प्रॉब्लम में मैंने किया था, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट किया था इसमें, डेल्टा आर बाई आर, यानी मैंने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पहले कैलकुलेट की, फिर उससे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली। तो चलें, अब तीसरी एग्जांपल मैंने कहा कि फर्ज करें कि हमारे पास रेडियस दिया हुआ है किसी स्फीयर का, और आर, या फिर आप इसको बिल्कुल यूं ही लिख लें कि आर प्लस डेल्टा आर जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो वैल्यू है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास दी हुई है। कैलकुलेट हम क्या करना चाहते हैं? वी प्लस माइनस डेल्टा वी, वॉल्यूम और वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन एज, क्या फार्मूला होता है वी का? 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का। तो यहां से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी जो है वो किसके इक्वल आएगा? 4/3 पाई, जो 3.14 के बराबर होता है, आर क्यूब। आर जो है वो 2.25 है, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये रही इसकी वैल्यू। तो जब इसका हम क्यूब लेंगे तो ये बनता है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई, जो 3.14 है, मल्टीप्लाइड बाई 2.25 का क्यूब। और यहाँ से वॉल्यूम की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की हुई है, आप भी कर सकते हैं, और ये आती है 47.69। और चूंकि वॉल्यूम है तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? सेंटीमीटर क्यूब। क्यों सेंटीमीटर क्यूब होंगे? अगर आप भूल गए होंगे तो याद रखें, यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू पुट की थी। आर की वैल्यू 2.2 थी, लेकिन आर के साथ में सेंटीमीटर यूनिट भी थे।
तो जब 2.25 का क्यूब हुआ तो उसके साथ हमारे पास सेंटीमीटर का क्यूब भी हो गया, तो वॉल्यूम के यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएंगे। अब हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा वी, और याद रखें जब पावर में आती है तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि पावर के केस में जो फार्मूला यूज होता है वो ये वाला यूज होता है। यानी जो पावर होती है हमारे पास वो किधर आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से। यानी कि ये हमारे पास बनेगा जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी बाई वी हम पहले कैलकुलेट करेंगे, और ये बनेगा पावर यहाँ पे आर क्यूब है हमारे पास, फार्मूला में हमारे पास आर क्यूब है यहाँ पे, तो पावर 3 है तो ये 3 आ जाएगा इधर स्टार्ट में, और ये बन जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो 3 टाइम डेल्टा एक्स जो है वो कितना है, 0.01, और एक्स कितना है, 2.25। तो हमारे पास जो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आएगी, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आती है, चलें इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा वी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ वी से, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, मल्टीप्लाइड बाई वी। सही है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह जाएगा डेल्टा वी, और राइट साइड पे अब हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 डिवाइड बाई 2.25 मल्टीप्लाइड बाई वी, और वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है, और ये है वी की वैल्यू। सही है। तो वी की वैल्यू है 47.69। अब जब अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा वी आता है उसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है, और वो है 0.635। और इसके यूनिट भी ऑफ कोर्स क्या होंगे, मीटर क्यूब ही होंगे, क्योंकि मीटर नहीं थे हमारे यूनिट, सेंटीमीटर थे, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट्स जो हैं वो क्यूबिक यूनिट्स होते हैं। तो अब हमारे पास वी भी आ गया और डेल्टा वी भी आ गया, तो अब हम इसको फाइनल फॉर्म में लिख सकते हैं, और फाइनल फॉर्म हमारी क्या होनी चाहिए, वी प्लस माइनस डेल्टा वी इक्वल्स वॉल्यूम जो था वो था 47.69 प्लस माइनस 0.635 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन फाइनल आंसर देने से पहले हमने क्या चेक करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने हैं। और अगर आप गौर करें तो जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इस केस में कितने हैं, दो। तो हमने फाइनल अनसर्टेनिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, दो। और हमने इसमें भी देखें हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें भी हमने 3 रखने हैं। तो हमारा जो जवाब बनेगा वो बनेगा 47.7 प्लस माइनस 0.6। इसको 6.3 भी कर लें या 6.4 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, cm क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो वॉल्यूम और वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेगा।